सर्कल जो कि 1000 मिलीबार का है। तो हवा अब किधर से किधर जाएगी, हाई प्रेशर ये है, ये है लो प्रेशर, तो लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे हवा मूव करने की कोशिश करेगी, मतलब अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करेगी हवा। ठीक इसका रिवर्स कर दिया होता, अगर मैं बात करता हूं इधर रिवर्स कर दिया होता, सपोज करो ये जो सर्कल बना दिया था, अगर मैं इसको 990 मिलीबार बना दिया होता, तो हवा इधर नहीं जाके इधर जाती, या तो दोनों साइड जाती, बहुत इस तरफ तेजी से जाती, इस तरफ कम से जाती, तो हवा डिवाइड हो जाती, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज जानना जरूरी है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे काम करता है। ठीक है, तो जब हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का डेफिनेशन लिखते हैं तो वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास दैट ड्राइव्स एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, खत्म। यही है एक फोर्स जो कि एक यूनिट मास को, यूनिट मास कुछ भी हो सकता है, 1 केजी 2 केजी 1 केजी 1 ग्राम, कुछ भी हो सकता है, एक फोर्स जो एक यूनिट मास को मूव करवा रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है आइसोबार से। आइसोबार से मतलब ये है कि परपेंडिकुलर हुआ ना, हवा ऐसे घुस रहा है मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ इस आइसोबार से, इसको क्या बोला जाता है, आइसोबार ही तो बोला जाएगा, एक लाइन जो कि इक्वल प्रेशर को डिनोट कर रहा है, दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। एक ऐसा सर्कल, इसको हम आइसोबार बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर, लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर है, इसलिए हम उसको आइसोबार बोलेंगे। ठीक है, तो ये 1002 मिलीबार है, ये एक लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर है। ठीक है, तो इसको हम आइसोबार बोल रहे हैं, और इससे हवा जो है परपेंडिकुलर होते हुए जाएगी, इधर इधर जाएगी नहीं तो उधर जाएगी, वो लो प्रेशर जोन पे डिपेंड करता है कि किस तरफ लो प्रेशर जोन है। करेक्ट, तो उसी हिसाब से हम इसका डायरेक्शन बताते हैं, किसका, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का डायरेक्शन हम इसी हिसाब से बताते हैं। अब बात आता है कि इसमें एक्सेलरेशन यूज होता है, एक एक्सेलरेशन होता है, उस हवा का एक एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/रो ग्रेडियंट पी, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिसमें ए जो है वो एक्सेलरेशन है, और आपका रो जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी है, फ्लूइड डेंसिटी होती है, और डेल्टा पी जो होता है वो तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट होता है, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। करेक्ट, ये उसकी कहानी है। तो अगर स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट की बात करता हूं, स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है समझते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट का मीनिंग होता है बहुत तेजी से हवा आएगी, बहुत तेजी से हवा आएगी। तो बहुत तेजी से हवा आने का मतलब क्या है, कि जो ये आइसोबार है वो इतना पास हो जाएगा, एकदम बहुत पास पास हो जाएगा आइसोबार, यहाँ पे इस जोन में देखो आइसोबार पास आ गया है, मतलब हवा जो है बहुत तेजी से जा रहा है। तो आइसोबार पास मतलब हवा बहुत तेजी से जा रहा है, उस समय पे क्या है, आइसोबार पास तेजी से जाना, तो उस समय क्या हो जाएगा, हरिकेन्स आने की पॉसिबिलिटी है, तूफान आने की संभावनाएं हैं, आइसोबार अगर पास हो जाए तो। ठीक है, आइसोबार दूर रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे से, पर आइसोबार जहां पास आ गए वहां पे चांसेस है कि वहां पे तूफान जरूर आएगा। ठीक है, ये उसकी कहानी है, किसकी, इस चीज की। अब फ्रिक्शन एंड ड्रैग फोर्स तो समझ में आता है, देखो एक फ्लूइड है, फ्लूइड हो या लिक्विड हो, कुछ भी हो, उनके लेयर्स तो होते हैं ना, उनके लेयर्स के बीच में, चाहे फ्लूइड हो चाहे आपका लिक्विड हो, उनके बीच में एक फोर्स तो रहता है ना, एक फ्रिक्शन फोर्स तो रहता है ना फ्लूइड के बीच में, तो वो फ्रिक्शन फोर्स की बात चल रही है, फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स की बात चल रही है। फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स को अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसमें क्या है कि वो दो फ्लूइड या दो पानी के सरफेस के बीच में लगता है।
फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स की बात चल रही है, तो फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स ऐसे लगता है, करेक्ट। फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स जो है वो ऐसे ही एक्ट करता है। और वो कहाँ एक्ट करेगा? विंड के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा होगा तो वो उल्टा डायरेक्शन में काम करेगा। फ्रिक्शन हमेशा रोकने वाला काम करता है ना, तो फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेगा। उसका नियम ही है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अब थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्स है, हम उस पे चलते हैं। उसी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उसको थोड़ा फिगर से समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। ठीक है, ऐसे समझेंगे तो डायरेक्ट नहीं होगा, फिगर से समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इस फिगर से अच्छा समझ में आएगा। ये रहा, ये है बात। ठीक है, अब इसमें एक चीज नोटिस करो। हवा चाह रही थी कि वो 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ सीधा आ जाए, बट क्या हवा को सीधा रहने दिया गया? नहीं रहा गया, हवा को घुमा दिया गया। करेक्ट। अब जरूरी नहीं कि हवा सीधी ही आना चाह रही हो, हवा टेढ़ी भी आना चाहती होगी। तो हवा जब टेढ़ी आना चाह रही थी, तब भी वो टेढ़ा नहीं आ पाई, उसको घुमा दिया गया। हवा इधर बहना चाहती थी, इधर भी नहीं बह पाई, फिर उसको घुमा दिया गया। हवा ऊपर की तरफ जाना चाहती थी, नॉर्दर्न पोल की तरफ, पर नॉर्दर्न पोल की तरफ भी वो नहीं जा पाई, उसको घुमा दिया गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हर जगह में ये चीज हो रहा है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में उसको घुमा दिया जा रहा है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या दिक्कत हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में घुमा दिया जा रहा है। समझ रहे हो? एक को राइट हैंड साइड डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है, एक को लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उसको समझने की कोशिश करें सबसे पहले। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अगर हम बात करते हैं कोरिलेज फोर्स की, तो ये एक अपेरेंट फोर्स होता है, मतलब इस तरीके का फोर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसको हम अपेरेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोरिलेज फोर्स को हम अपेरेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोरिलेज फोर्स को हम अपेरेंट फोर्स बोलते हैं। ये एक्चुअली में कोई फोर्स होता ही नहीं। ठीक है, एक फिक्सियस फोर्स है, मतलब काल्पनिक फोर्स है। ठीक है, अब ये होता क्यों है? ये अराइज करता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ये तुम्हारा आता है। कौन? ये तुम्हारा कोलिज फोर्स। कोलिज फोर्स सिर्फ रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ही होता है। अब देखो, तुम खुद नोटिस करो, पृथ्वी है, ऐसे टिल्टेड है, और ये घूम रही है। ठीक है, ऐसे ही तो घूम रही है, उल्टे डायरेक्शन में ही तो घूम रही है। ऐसे तो घूम नहीं रही क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, उल्टे डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है। ठीक है, ऐसा है ना इसका सर्कल, ये तो ऐसा ही है, ऐसा घूम रहा है वो। ठीक है, तो हवा जो हमारा 30 डिग्री से आने वाला था, 30 डिग्री नॉर्थ से जो आने वाला था, वो आ तो सीधा ही रहा था, लेकिन पृथ्वी तब तक घूम गई। तो जब वो सीधा आना चाहता था, तो पृथ्वी जब घूम गई, तो वो भी तो घूम जाएगा उसके साथ। अजय, समझ में आया? जी सर। वो भी घूम जाएगा ना। पृथ्वी जब ये पॉइंट जब यहाँ पे पहुंच रहा है, तो हवा भी तो उसके साथ इधर चला जाएगा। अब तुम खड़े हो यहाँ पे, सपोज करो तुम यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, तुम हवा की तरफ जब जा रहे होगे, हवा तुमसे टकरा के ऐसे ही तो जाएगी तुमसे। तुम इस तरफ जाओगे तो हवा तुमसे ऐसे ही तो टकरा के घूम जाएगी। एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है। पृथ्वी का ये पॉइंट इधर जब जा रहा था, रोटेशन की वजह से इधर जा रहा था, तब हवा जो है वो ऐसे घूम गई, क्योंकि रोटेट हो गया।
और इस डायरेक्शन में उल्टा रोटेट हो गई, ऐसे रोटेट हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने ओरिजिनल पाथ से, डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर हम बात करें वो कहां पे होगा, पोल्स पे। कंपैरेटिवली तुम्हारा कहां से, इक्वेटर से ज्यादा पोल्स में तुम्हारा कोलिज फोर्स का बोलबाला ज्यादा है। ठीक है, तो जो कोलिज फोर्स है, कोलिज फोर्स, उसका एक फॉर्मूला है जिसपे क्वेश्चन आते हैं रहते हैं। तो उसका फॉर्मूला को अगर हम फोर्स कोरिलेज लिखें, तो फोर्स कोरिलेज इक्वल टू 2 × मास ब्रैकेट में ओमेगा इंटू वी क्रॉस भी। ठीक है, ये एफ सी जो है ये कोरिलेज फोर्स है। ठीक है, एम जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसको वो घुमा रहा है, चाहे वो हवा हो चाहे कुछ भी हो, इससे मतलब घुमा रहा है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और v जो है आपका वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये तुम्हारा कोलिज फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, इसमें इसमें कभी कभी एक चीज यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोरिलेज एक्सीलरेशन। अब कोरिलेज एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, हमको पता है फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, करेक्ट। जी सर। तो मैं अगर यहाँ पे मास इनटू एक्सीलरेशन लिख दूं और इधर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, 2m ओमेगा क्रॉस भी मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो बोथ साइड से क्या कट जाएंगे, मास मास कट जाएंगे, सिर्फ एक्सेलरेशन बचेगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 - 2 ओमेगा साइन थीटा हो जी जाएगा, भी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, v को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है, v को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें तुमको एक चीज नोटिस आ रहा होगा, ये जो -2 ओमेगा साइन थीटा, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको सिर्फ 2 ओमेगा साइन थीटा कंसिडर करो। ये जो 2 ओमेगा साइन थीटा है, इसका एक नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस, कोरियोलिस पैरामीटर। इसको कोरियोलिस पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये ओमेगा का वैल्यू कभी कभी एग्जाम में देता है, नहीं तो कभी कभी पूछ देता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2.792 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, इसको याद भी रखना हो। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ की, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी समझते हो क्या होता है, एंगल में चेंज, जैसे कि ये मान के चलते हैं, ये एंगल यहाँ पे पहले, ये बॉडी यहाँ पे था, ठीक है, और ये इतना एंगल बना रहा था इस झंडे से, ये बॉडी धीरे 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 चलते हुए यहाँ पहुंच गई, इसका थीटा बदल गया, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई। मतलब एंगल में कितना चेंज आ रहा है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगल में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया अजय, वही चीज हो रहा जी है, एंगल में चेंजेस सर। आ रहा है। ये करेक्ट, साइन थीटा कहाँ से आया? क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मैथमेटिक्स। ठीक है, क्रॉस लगेगा तो साइन थीटा, डॉट लगेगा तो तुम्हारा कॉस थीटा। ठीक है, याद आ तो अब एक चीज बात आता है, यहाँ पे एक थीटा वाला जो टर्म यूज किया गया है, ये थीटा एक्चुअली में हमारा पृथ्वी का लैटिट्यूड होता है। ठीक है, अब थोड़ा मैथ्स पे चलते हैं। हमने पढ़ा है कि साइन थीटा के जो वैल्यूज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, 0 डिग्री पे 0, 45 डिग्री पे तुम्हारा 1/√2 होता है, है सर। 60 डिग्री पे 60 डिग्री पे 3/2 √3/2 √3/2।
30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे बचा हुआ है Yes. 30 by 1/2. 1/2 और 90 पे 1। करेक्ट, ये पता है। तो मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा साइन थीटा, जहां पे 1 होगा। तो 90 डिग्री लैटिट्यूड पे तुम्हारा मतलब पोल्स पे तुम्हारा जो कोरिलेज एक्सेलरेशन होगा बहुत ज्यादा होगा। अगर 0 डिग्री की बात करें तो इक्वेटर पे तुम्हारा सबसे कम कम होगा। होगा. यहाँ ज्यादा और इक्वेटर में कम, यहाँ ज्यादा इक्वेटर में कम, ज्यादा कम। आगे समझ, ये कहानी। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि इक्वेटर में कोरिलेज फोर्स जो होता है वो 0 होता है और पोल्स में आपका ज्यादा होता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी अगर ऐसे टिल्टेड है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को टर्निंग होगा वो चक्री काटेगा। यहाँ पे भी वो चक्री काटना शुरू कर देगा, बहुत तेजी से चक्री काटेगा। लेकिन जब इक्वेटर की बात आती है तो इक्वेटर में कुछ दिखेगा ही नहीं। इक्वेटर में तो वो इक्वेटर के साथ साथ जा रहा होगा, दिखेगा ही नहीं, वो कोई टर्न ही नहीं है इक्वेटर में। इधर वाला आके इसके साथ सिमट जाएगा और उधर वाला जाके इधर सिमट जाएगा। इक्वेटर में कुछ होगा ही नहीं, कोलिज फोर्स नाम की चीज ही नहीं रहेगी इक्वेटर में। ठीक है, ये चीज है। तो जो हम इतने देरी से पढ़ते हुए आ रहे थे कि ये जो 3 फोर्स लगेंगे उनमें से एक फोर्स जो है वो इक्वेटर में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब जगह में लगेगा, बाकी सब जगह के ऊपर के एटमोस्फेयर में लगेगा, सिर्फ इक्वेटर में कैंसिल रहेगा कोलिज। ठीक है, समझ में आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर है। हम्म, ठीक है, तो देखो ये चीज होता। अब इस पे आता है क्वेश्चन। ठीक है, यूजीसी नेट के क्वेश्चन आते हैं। तो यूजीसी नेट पे क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, ये कोरिलेज रिलेशन से क्या क्वेश्चन आता है। तो कोरिलेज रिलेशंस के साथ इसका एक क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है कि तुम्हारा जो क्या बोले तो तुम्हारा क्वेश्चन बोला पूछा जाता है तुम्हारा एक पॉइंट है जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोलिज फोर्स बराबर हो जाता है। उस पॉइंट पे कैसा वेलोसिटी होता है विंड का, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको हमको पढ़ना है। ठीक है, उसी को हमको पढ़ना है। वो न्यूमेरिकल आता रहता है कंटिन्यूअसली, 3-4 बार आया है इसी नेट में। तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे तुम वो क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। उसको जानने से पहले कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन ले लो कि एरोप्लेन, अगर एक एरोप्लेन है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी 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 जो है v, वो 250 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और वो जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, एट लैटिट्यूड 45 डिग्री। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेज एक्सिलरेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या आंसर होगा। सॉल्व करो, कैलकुलेटर भी यूज करो, सब यूज करके मेरे को बताओ क्या होगा आंसर। तुमको ओमेगा का वैल्यू पहले ही बता चुका हूं, 7.292 इंटू 10⁻⁻5। अब बताओ मेरे को क्या होगा वैल्यू। कैलकुलेटर यूज कर लेना और फाइनल आंसर मेरे को बता।
minus 2.57 into the power minus 2 meter per second square. कितना बोल रहे हो? Minus 2.57 into 10 to the power minus 2 meter per second square. नहीं, एक्सेलरेशन बोला है, वो तो हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा, माइनस में कैसे निकल जाएगा? अभी पॉजिटिव में ही निकलेगा। फॉर्मूला में तो माइनस है ना सर, माइनस 2 ओमेगा साइन थीटा into v. नहीं नहीं, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान के चलो, माइनस हटा दो, पॉजिटिव में बताओ कितना आएगा? 2.57 into 10 to the power minus 2 meter per second कितना square. कितना कितना? 2.57 into 10 to the power minus 2. 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस Minus 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है। अजय निकला? सर नहीं निकला मेरा। नहीं निकला, चलो निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारा, हमने जैसे कि पढ़ा अभी फॉर्मूले में कि जो कोरिलेज एक्सेलरेशन है उसका जो फॉर्मूला है 2 ओमेगा वी साइन थीटा, यही है, नहीं पढ़ा जी अभी। हमने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू रखी वो 7.2। 7.29 इंटू 10⁻⁻5 हुआ। वेलोसिटी जी दिया है हमारा 250 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और लैटिट्यूड हमारा क्या दिया है, साइन 45 डिग्री। 5 डिग्री। तो 2 इंटू 7.292 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 250, और यहाँ पे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है। अब सर अब एक्चुअली मुझे थोड़ा इसको, ट्रिग्नोमेट्री की सर वैल्यू याद नहीं थी सर एक्चुअली, अभी नहीं। अच्छा, अरे बहुत इजी है, क्या बात कर रहे हो, बहुत इजी है, याद सर क्यों नहीं एक्चुअली रहेगा? छोड़ दिया सर। अरे नहीं, अब नहीं सर, अब सीख लो देख ना लो, यार। कर लूंगा सर, अब अरे सीख लूंगा सर, सीख लो बस एक सीख ही चीज की लो, जी जी। जी सीख जी लो, मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता दे रहा हूँ, क्यों परेशान हो, सीख लो। साइन में क्या है प्रॉब्लम है, साइन थीटा ही तो है, साइन थीटा बहुत इजी होता है। देखो, पहले डिग्री लिख दो, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, जी इतने सर। एंगल्स पे काम। फिर क्या लिखो, 0, 1, 2, 3, 4, ये लिखो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, 2 का स्क्वायर लगा दो, हर जगह पे 2 का स्क्वायर लगा दो नीचे। ठीक है, अब इसके जी बाद सर। क्या करना है, सबको रूट ओवर करो, रूट करो। बहुत ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी है। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, नीचे 2 का स्क्वायर लगा दो और रूट मार दो, तो पहला वाला क्या आ जाएगा, 0/0, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जी क्या सर। है, देखो हाफ 1 है, 1 का रूट भी 1 होगा, 2 स्क्वायर का रूट क्या होगा, हाफ। अब एक 2 जी सर। देखो यहाँ से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 हो 1/2। जाएगा। और जी यहाँ सर। क्या होगा, एक ऊपर तो कोई स्क्वायर ही नहीं है, √3 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब 4/4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 होता है, खत्म। जी सर। इतना ही सिंपल है, ठीक है। साइन का एंगल इतना ही सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई बड़ा तो मत चीज ठीक है। जो तुम उसको इतना बढ़िया से पढ़ो, बहुत सिंपल। ठीक है, तो अब बात ठीक है करते सर। हैं, अब क्या करना है, अब हमको बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं कर, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं करने, तो हम क्या करेंगे, इसको 7.3 बनाएंगे सबसे पहले, इसको 10⁻⁻5 करेंगे, और यहाँ पे 250 लिख के, और इसको 1/√2, अभी भी 1/√2 ही रखें। क्यों रखेंगे उसका कारण है। अब ये जो √2 है इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। जी ठीक है, और ये क्या होता है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, इसमें ठीक है। 7.3 मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10⁻5 कर दो, और यहाँ पे 250 कर दो। ठीक है, अब मान के चलो ठीक इसको है। 1.4 ही रखते हैं, यहाँ पे 7.3 रखते हैं, और यहाँ पे 250 रखते हैं, और इसको 10⁻⁻5 कर दो। करेक्ट। अब तुम कोशिश जी करो सर। कि कम से कम 14 और इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर पाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई जी करना तो सर। आना ही चाहिए। अगर इन दोनों को जी मल्टीप्लाई सर। नहीं कर पा रहे हो तो डिफिकल्टीज आए। करेक्ट। जी सर। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करके हम सीधा चलते हैं
क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीरो मौजूद है और यहाँ पे 14 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो जीरो है इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 × 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 जी सर। इंटू 10 में से 10 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे ठीक है। 7.3 रखा। अब ऐसा क्यों किया, उसका भी कारण है, ये एक इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये 25 है। इवन नंबर को जब जी 25 से सर। मल्टीप्लाई करते हैं तो इजीली हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है थोड़ा, क्योंकि वो 100 के फॉर्म में आ जाता है। तो हम अगर जी सर। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और फिर जी 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बाकी जो 10 बचा उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 350। 350 इंटू 7.3 इंटू 10⁻⁻5। अब बहुत सिंपल है, 35 को मल्टीप्लाई करो 7.3 से, चाहे 7 से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से ही कर लो 35 को। अगर 7 से भी करोगे 35 को तो कितना आएगा भाई, सर मैं 35 35। 245 है। हाँ। 35 आएगा, ठीक है। जी। और 7 × 3 कितना हो जाएगा, 7 से 21 और 21। ट्वेंटी 21 फोर के सर। बाद 200, 245 तुम जो बोल रहे हो, तो जो 45 है तुम्हारा जी जी। ऑप्शन में दिया होगा वो 258 दिया होगा, 257 दिया, 25243 दिया होगा, 2223 दिया होगा, या नन ऑफ दी अबव दिया होगा। और तुमको दिख रहा है कि 243 से तो ज्यादा ही है और ऊपर से मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, तो तुम इस ऑप्शन को लगा के आ जाना, क्योंकि वैल्यूज इतने पास पास कभी नहीं देंगे। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में वैल्यूज कभी भी इतना पास पास नहीं देगा यूसी नेट में, तो तुम अप्रोक्सीमेशन भी लगाओगे तब भी तुम इसके पास पहुंच जाओगे। ठीक है, जी सर। तो ये तुमको पता होना चाहिए, ऐसे तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक। तो हम पढ़ेंगे कोल्डिज फोर्स की आगे की जो कहानी है, जियोस्ट्रोपिक विंड, कोल्डिज फोर्स, इन सब का जो कनेक्शन है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आप चांद जी कोशिश करो कि सबका ना स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा उसको खुद से लिखने की कोशिश करो समझ के, और डाउट्स हो तो अगले क्लास में जरूर जरूर पूछ लीजिएगा। खींच लिया है, खींच लिया है, आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। आप ना टेक्स्ट पे लिख दो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। चलो आपने ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ आ गया, नोट कर लिया है, चलो बढ़िया है। तो नोट कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसको नोट कर लिया है तो आप थोड़ा रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, इसको करने के बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है, अगले क्लास में, कि अब हमको पढ़ना है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशंस एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे काम करते हैं, कौन सा वेव पे क्या क्या एक्टिंग होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का, वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। साथ ही साथ कोलिज और एक प्रेशर ग्रेडियंट के बैलेंस से एक विंड बनता है जिसको हम बोलते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड, उसके बारे में काम करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे सीधा लिथोस्फीयर पे। ठीक है, लिथोस्फीयर कंप्लीट करते ही लिथोस्फीयर में हमको बहुत चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक तो लिथोस्फीयरिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, उसके साथ साथ जो केमिकल कंपोजिशन है जैसे कि लिथोफाइल हुआ, एटमोफाइल हुआ, चैकोफाइल हुआ, उस एलिमेंट्स, गोल्डस्मिथ क्लासिफिकेशन के एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी जरूरी चीज है। ठीक है, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर में रॉक्स आ जाता है, रॉक्स यूनिट, अलग अलग टाइप के जो रॉक्स हैं उनकी कहानी भी पढ़ना जरूरी है लिथोस्फीयर में। तो जैसे कि मैंने बोला कि यूनिट 4 एंड यूनिट 2 इनको कनेक्ट करते हुए पढ़ना, करेक्ट। तो
तो इसको पढ़ने के बाद अभी भी एटमॉस्फेरिक फेनोमेना खत्म नहीं हुआ है, अभी एटमॉस्फेरिक फेनोमेना बहुत है। अभी ये तो कोर्लिस की कहानी सुनाई है, कोर्लिस के बाद तुम्हारा मॉनसून आएगा, मॉनसून पढ़ना है। मॉनसून के बाद एल नीनो पढ़ना है, कि एल नीनो और एनसो कैसे जुड़ा हुआ है, इन दोनों को पढ़ना है। ठीक है, पहले एटमॉस्फेयर का अभी भी बहुत पोर्शन है जिसको कवर आउट करना है, उसको खत्म करने के बाद आगे बढ़े। ठीक है, अब इसमें हमको एक चीज और भी पढ़ना है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा हीट का ट्रांसफर जो होता है एटमॉस्फेयर में वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको भी कवर आउट करना जरूरी है। तो उसको भी इसी पॉइंट्स में क्रैश आउट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो सब खत्म होने के बाद हम बायोलॉजिकल पोर्शन बायोस्फीयर में जाएंगे, जहां बायोस्फीयर में हमको देखना है बायोजियोग्राफिक प्रोविनेंस। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा अलग अलग तरीके के जो इकोसिस्टम्स मिलते हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। करेक्ट, इतना काम हो जाएगा। इतना काम होने के बाद तुम्हारा यूनिट 1 और यूनिट 4 का आधा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हाइड्रोस्फीयर में आज हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। इसके बाद हमको ग्राउंड वाटर्स के डिटेल में जाना होगा। ग्राउंड वाटर्स में क्या चलता है, ग्राउंड वाटर्स में एक्यूफर है, एक्यूफर के टाइप्स है, एक्यूफर के टाइप्स के बाद उसमें पानी कैसे ट्रांसमिट होता है, अलग अलग फॉर्मेशंस के में पानी कैसे स्टोर होता है, जियोलॉजी, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर दोनों मिक्स करके पढ़ना है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को कनेक्ट करो, यूनिट्स पे फोकस करने से ज्यादा है टॉपिक्स को कनेक्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन कनेक्टेड पूछा जा रहा है। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 5 ऑप्शन में से कौन से करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। तो यू शुड कनेक्ट कंसेप्ट इंस्टेड ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स कवर आउट हो जाएंगे, कंसेप्ट कनेक्टेड हो जाएंगे, यूनिट्स कवर आउट हो जाएंगे, तो कंसेप्ट पे फोकस करना। करेक्ट। ठीक है, तो कल करेंगे इसको, अगली क्लास। कल की क्लास थोड़ा डिले करेंगे, 9:15 पे शुरू करेंगे। ठीक है, या तो जल्दी कर सकते हैं, जल्दी अगर तुम लोग अवेलेबल हो तो। क्या तुम लोग अवेलेबल हो जल्दी? 8:30 से करने से होगा? चांद जी, आप अवेलेबल हो 8:30 पे? चैट कर दो, चैट चैट पे लिख दो, मैं पढ़ लूंगा। 9:15 ही सही है, चलो 9:15 पे करते हैं, कोई दिक्कत। कल 9:15 पे करेंगे। ठीक है, ओके, चलो।